मध्य प्रदेश की सियासत की बात करेंगे। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में ब्यूरोक्रेसी फंसी हुई महसूस कर रही है। वो इसलिए क्योंकि जो भी विपक्ष में जाता है वही अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने लगता है। एक बार फिर कमलनाथ ने अफसरों को चेतावनी दी है और इस बार लहजा पहले से भी सख्त है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्यूरोक्रेसी पर कमलनाथ का फिर अटैक। सरकार आई तो खुलेगी फाइल, रिटायर होने के बाद भी होगी जांच, बीजेपी का बिल्ला पड़ेगा महंगा। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनका बयान सुर्खियों में रह चुका है। उस वक्त भी अंदाज यही था जो आज भी यही है। अब सवाल यह है कि आखिर कमलनाथ को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि 2 साल बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन अधिकारी कर्मचारियों की फाइल खुलेगी जो बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं। वैसे कमलनाथ के बयान पर सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा का बिल्ला लेके काम नहीं करना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष भावना से काम करना चाहिए। उन्हें नियम, संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्हें जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन भाजपा के नेताओं के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने ठीक ही कहा कि जो भाजपा का बिल्ला जेब में लेकर उसके एजेंट की भूमिका में काम करें, वो लोग सावधान रहें। हमारी सरकार आएगी तो उनका भी हिसाब किताब होगा। ये गुंडागर्दी की और दादागिरी की भाषा बोलना उनकी आदत रही है। प्रशासकीय अधिकारियों को चमकाना और उनको धमकी देना निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि कमलनाथ जी की मानसिकता इसी तरह की दादागिरी की है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को इस शब्दावली के साथ संबोधन करना अनुशासनहीनता भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। वैसे ब्यूरोक्रेसी पर इस तरह का बयान सिर्फ कांग्रेस नेता ने दिया हो ऐसा भी नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी अधिकारी और कर्मचारियों को धमकी दी जा चुकी है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर को देख लेने की बात कहते दिखे थे। कहने का मतलब यही है कि जो भी विपक्ष में आता है ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधता है। सवाल यही है कि क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है या फिर ये महज सियासी खींच है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में कुछ ढील दे दी है। अब ड्रोन ऑपरेट करने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी कम कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को भी काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ड्रोन पॉलिसी की घोषणा की है। ये पॉलिसी एक इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनज़र 6 नियम बनाए गए हैं। इनमें ड्रोन का साइज जो भी हो उसे रजिस्टर करना जरूरी है। साथ ही सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देना जरूरी होगी। हमारी सोच है कि ये ड्रोन पॉलिसी के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में तो क्रांति जरूर आएगी, लेकिन इसी के साथ साथ कई जुड़े हुए क्षेत्र हैं जहां आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी एक इनेबलर में के रूप में इस ड्रोन पॉलिसी के तहत एक परिवर्तन समूचे क्षेत्र में लाएगी। तीनों भागों के साथ सदैव
सावधानी एवं सुरक्षा के मुद्दों को अग्रसर रख के इन दोनों लक्ष्यों के बीच में एक संयम और एक संगम हमें लाना होगा। चलिए फिर से लौटते हैं सियासत की तरफ। सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर जाने से ग्वालियर चंबल में एक खालीपन बना हुआ है। कांग्रेस भी इस सियासी जगह को भरना चाहती है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा? क्या वो जयवर्धन सिंह हो सकते हैं? क्योंकि वो भी इसी इलाके से आते हैं और सियासत भी बखूबी जानते हैं। सिंधिया से टक्कर लेंगे जयवर्धन। ग्वालियर चंबल में लगा रहे मन। जयवर्धन की सक्रियता ने दिए संकेत। युवराज का महाराज बनना तय। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री ली है, तब से ही यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्वालियर और चंबल की राजनीति में सिंधिया के बदले कांग्रेस में कौन? क्या पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कांग्रेस का नया चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि जयवर्धन के बयान ने ही इन संभावनाओं को बल दिया है। देखिए, अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जरूर ग्वालियर संभाग का ही एक सदस्य निवासी हूँ और जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं जी जान से हाजिर रहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए और हर एक कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए। भले जयवर्धन ने सिंधिया के विकल्प का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस में नई भूमिका को लेकर इनकार भी नहीं किया है। जयवर्धन के दौरे की बात करें तो बुधवार को दिल्ली से पहले वो मुरैना आए, फिर ग्वालियर और उसके बाद शिवपुरी गए। जयवर्धन को अगर कमान क्या सोच रहे हो आप? जमीन आसमान का अंतर है। क्या कर रहे हो तुलना? जयवर्धन को अगर कमान क्या सोच रहे हो आप? जमीन आसमान का अंतर है। जो जयवर्धन सिंह जी की स्वीकार्यता है, जो मुझे लगता है कि युवाओं में उनका आकर्षण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें नेतृत्व के सारे गुण हैं। तो ऐसे व्यक्ति को युवा भी हैं साथ में, और युवा की आवश्यकता भी है बिल्कुल निश्चित रूप से। और कम से कम जिस प्रकार से उनके गांव-गांव तक पारिवारिक संबंध है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा और हम तो स्वागत करते हैं कि वो इस क्षेत्र का नेतृत्व करें। ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास 17 सीटें, 16 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट पर बीएसपी काबिज है। जानकारों की माने तो दिग्विजय के बेटे जयवर्धन को पिता से राजनीतिक विरासत में मिली है। उनकी स्वीकार्यता उन नेताओं के बीच बेहद सहज है जो उनके पिता के समर्थक हैं। उन्हें अगर ग्वालियर चंबल अंचल की कमान मिलती है तो वो आसानी से पार्टी के उन सभी नेताओं को ग्वालियर चंबल में एकजुट कर सकते हैं जो सिंधिया के जाने के बाद से हाशिए पर हैं। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने के लिए रास्ता सरगुजा और बस्तर से होकर गुजरता है। यानी जो दल आदिवासियों को मनाने में सफल हो गया, उसके लिए सत्ता का सिंहासन खुला है। तभी तो छत्तीसगढ़ में सियासी दल अब आदिवासियों की चिंता करने में जुट गए हैं। देखिए पूरी खबर। छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आदिवासी बहुल गलियारों से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास देखेंगे तो पता लगेगा कि राज्य के आदिवासियों ने जिसे समर्थन दिया, उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली बीजेपी का सरगुजा और बस्तर में सफाया क्या हुआ? हाथ से सत्ता ही चली गई। लेकिन 2023 से बहुत पहले बीजेपी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी बस्तर में एक चिंतन शिविर करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही संघ के कुछ नेता भी शामिल होंगे, जो इस बात का इशारा है कि बीजेपी फिर आदिवासियों के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर सत्ता में वापसी चाहती है। चिंतन शिविर पहले बार हम नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है, इसके पहले भी लगातार एक सत्र ऐसा होता है कि उस सत्र में कुछ विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं, बैठते हैं। पिछले बार आप सब लोगों को बारनवा में हम लोग बैठ भी दिए थे, आमंत्रित भी किए थे कि उसमें क्या जो रोज हो रहा है बता भी रहे थे। कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत कैसे करें, आने वाले समय में हमारी गतिविधियां क्या हो,
आने वाले 2023 में सफलता कैसे मिले, तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन विषयों को लेकर के चर्चा होगी। और मुख्य रूप से ये आप जिस प्रकार से पूछ रहे हैं वैसे कोई उसमें बात नहीं है, पूरे पारदर्शिता के साथ हम बैठक करते हैं। कांग्रेस ने 2018 में आदिवासियों का विश्वास जीतकर सत्ता में वापसी की, तो अब कांग्रेस खुद को आदिवासियों का बड़ा हितैषी बताते हुए अपने कामों को गिना रही है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि 15 साल के राज के बाद बीजेपी कितनी भी चिंता कर ले, जनता का भरोसा फिर से वापस हासिल नहीं कर पाएगी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है। 15 सालों में चिंता और चिंतन शिविर करती तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पे सिमट गई है। आज कितना ही चिंतन शिविर कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा के लिए फोकस कर रही है, जिससे वहाँ की जनता भी खुश है। इससे मुझे लगता है इनके चिंतन शिविर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस्तर में होने वाला बीजेपी का चिंतन शिविर यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक ठोस रणनीति है। बीजेपी को उम्मीद है आदिवासियों के बीच जाकर और उनसे जुड़े मुद्दे उठाकर फिर से 2023 में सत्ता का रास्ता आसान कर सकती है। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों के साथ ही धर्मांतरण जैसे कई मुद्दों को बीजेपी इन दिनों सुलझा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस चिंतन शिविर से बीजेपी की चिंता कम होगी और क्या सच में कांग्रेस की चिंता बढ़ेगी? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब आपको दिखाते हैं एक अनूठा विदाई समारोह। ये विदाई समारोह हुआ बिलासपुर के आरपीएफ बैरक में। अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैरक को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर कोई भावुक था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से कोई अधिकारी रिटायर नहीं हुआ, बल्कि ये विदाई समारोह एक स्निफर डॉग का था, जो 10 साल सेवाएं देने के बाद आखिरकार रिटायर हो गया। सिकंदर आज उदास है। उसकी आंखों के सामने वो पल भी आ रहे होंगे जो उसने आरपीएफ की डॉग स्क्वाड में रहकर बिताए हैं। ऑपरेशंस और जवानों के साथ बिताया हर पल उसकी आंखों के सामने आ रहा होगा, क्योंकि आज वो आरपीएफ की डॉग स्क्वाड से रिटायर हो रहा है। बिलासपुर में आरपीएफ के अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे सम्मान से उसका विदाई समारोह किया और उसकी सेवाओं को याद किया। हमारे लिए भी पर्सनली बहुत ही इमोशनल समय है, क्योंकि सिकंदर हमारे बहुत काबिल डॉग थे। उन्होंने अपनी लंबी सेवा दी, तो ये पूरे डॉग स्क्वाड के लिए, खासकर वो लोग जो इनके साथ बहुत लंबे समय के लिए रहे हैं, उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। जब 10 साल के हमारे डॉग्स होते हैं तो उनका मतलब सेवानिवृत्ति होती है, तो ये हमेशा से होते हुआ है। स्निफर डॉग सिकंदर को 10 साल पहले सिकंदराबाद से लाया गया था। रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और बम खोजने में अहम भूमिका अदा करने वाला सिकंदर हर किसी का लाडला है। जब वो विदा हो रहा है तो अधिकारियों के मन में खुशी भी है और उसके जाने का गम भी। उससे लगाव का अंदाजा अधिकारियों की बातों से ही लगाया जा सकता है, जो उसे पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं। सिकंदर नाम है इनका सिकंदराबाद से परचेस हुआ था। आज से 10 साल पहले ये आरपीएफ डॉग स्क्वाड को ज्वाइन किए थे और ये स्निफर की भूमिका में थे। तो जहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई थी कि एक्सप्लोजिव को स्निफ करके ये डिटेक्ट करना कि कहाँ पे एक्सप्लोजिव्स हैं और उसको मतलब उसको फाइंड आउट करना, उसमें ये एक्सपर्ट थे। लाडले सिकंदर का विदाई समारोह इस तरह से मनाया गया जैसे कोई अपना विदा हो रहा हो। पूरे बैरक को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नम आंखों से सिकंदर को विदा किया और बस यही दुआ की कि सिकंदर जहां भी रहे खुश रहे। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। सिकंदर की इस विदाई की खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।